नमस्कार साथियों, स्वागत है द ड्रीम पॉइंट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। हम बात कर रहे थे एनिमल हस्बेंड्री के सामान्य परिचय के बारे में। एनिमल हस्बेंड्री के सामान्य परिचय में हमने क्या क्या पढ़ लिया था। एनिमल हस्बेंड्री के सामान्य परिचय में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था क्या, पशुओं से संबंधित सामान्य रोगों के बारे में। पशुओं से संबंधित सामान्य रोगों के बारे में क्या पढ़ा, उनके बारे में एक एक रोग के बारे में जानकारी प्राप्त की। कौन सा रोग कैसे फैलता है, कहाँ से आता है, क्यों आता है, उसकी क्या विशेषता है, ये सब बात कर ली थी पिछली क्लास में। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं पशुओं का भार ज्ञात करना। क्या, पशुओं का भार ज्ञात करना। पशुओं का भार क्यों ज्ञात करते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, किस लिए ये ज्ञात करते हैं, ये सब इन सब चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जब तक क्लास को कंटिन्यू करते हैं तब तक क्लास को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलो क्लास को चालू करते हैं और कंटिन्यू करते हैं। अब अपना क्या था, पशुओं का भार ज्ञात करना। पशुओं का भार कैसे ज्ञात करते हैं। पशुओं का भार ज्ञात करने से 24 घंटे पूर्व तो उसका आहार बंद कर दिया जाता है। और क्या करते हैं अपन, 24 घंटे पूर्व आहार बंद कर दिया और 8 घंटे पूर्व क्या कर रहे हैं, 8 घंटे पूर्व उसका पानी बंद कर देते हैं। जिससे पशु का भार ज्ञात करते समय क्या होता है, पशु का पेट खाली होता है और भार ज्ञात करने में अपन को आसानी होती है। चलो इसी टॉपिक पर बात करते हैं। पशुओं का भार ज्ञात करने से पहले, भार ज्ञात करने से पहले 24 घंटे पूर्व, 24 घंटे पूर्व क्या बंद कर रहे हैं, आहार बंद कर देते हैं। आहार बंद कर देते हैं और 8 घंटे पूर्व, 8 घंटे पूर्व क्या किया, 8 घंटे पूर्व पानी बंद कर देते हैं। क्या करते हैं, 8 घंटे पूर्व पानी बंद कर देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, पशुओं का पेट खाली होगा, भार ज्ञात करने में आसानी होगी। वो जो मल मूत्र अंदर होता है वो सब बाहर निकल जाएगा। उसका भार ज्ञात नहीं करना है अपन को भार ज्ञात करना है पशु की हड्डियां, मांस, इन सब के बारे में, खून वगैरह, इन सब का ही भार ज्ञात करना है। मलमूत्र का भार ज्ञात नहीं करना है। अगर 24 घंटे पूर्व उसका आहार बंद कर दिया तो वो गोबर भी कर लेगा और 8 घंटे पूर्व अपन ने उसका पानी बंद कर दिया तो वो जो उसके शरीर में एकत्रित मूत्र होगा वो उसका भी विसर्जन कर देगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पशुओं का भार ज्ञात करने के उद्देश्य किसके बारे में, पशुओं का भार ज्ञात करने के उद्देश्य के बारे में बात करते हैं। पशुओं का भार ज्ञात करने के उद्देश्य भार ज्ञात करने के उद्देश्य क्या क्या उद्देश्य होते हैं पशुओं के भार ज्ञात करने के, इसके बारे में अगर हम बात करें तो पहला उद्देश्य क्या है, पशुओं का आहार का निर्धारण के लिए। दूसरा उद्देश्य की अगर हम बात करें, दूसरा उद्देश्य कौन सा है, उम्र का पता लगाने के लिए। तीसरा उद्देश्य की अगर बात करें तो पशु का स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए। चौथे उद्देश्य की अगर हम बात करें तो पशु को औषधि या दवा देने के लिए। पांचवें उद्देश्य की अगर हम बात करें तो पांचवा उद्देश्य कौन सा है, पशु का भार से यह भी पता लगाया जा सकता है कि पशु प्रजनन योग्य हुआ है या नहीं हुआ। तो इसके बारे में एक एक पॉइंट के बारे में विस्तार से बात करते हैं। पहला पॉइंट क्या था अपना, 1 नंबर पे बात करते हैं पशु का आहार निर्धारण के लिए। किसके लिए, पशु के आहार निर्धारण के लिए। दूसरा पॉइंट कौन सा था अपना, दूसरा पॉइंट था पशु की स्वास्थ्य संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए। पशु की स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो उम्र का पता लगाने के लिए। किसका, उम्र का पता लगाने के लिए। किसका, उम्र का पता लगाने के लिए। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें, चौथा पॉइंट कौन सा है, औषधियां या दवाई यों के उपयोग के लिए। पांचवें पॉइंट की बात करें तो पांचवा पॉइंट कौन सा है, पांचवें पॉइंट की अगर हम बात करें तो प्रजनन कराने के लिए। कौन सा, प्रजनन कराने के लिए। प्रजनन
कराने के लिए, प्रजनन कराने के लिए, प्रजनन कराने के लिए कैसे? अगर गाय भैंस का वजन है ना 250 से 270 या 300 केजी से कम है, पहली बार जब गाय भैंस को प्रजनन करवाते हैं तो 250 से 300 270 या 300 केजी से कम है तो उसको प्रजनन नहीं करा सकते, क्योंकि उसका गर्भ का जो गर्भाशय होता है वो छोटा होता है, जिसके कारण वो गर्भित नहीं होती है और समय से पहले ही भ्रूण का वो गर्भपात हो जाता है। किसके बारे में? नोट लगा के लिख लेना, नोट लगा के लिख लेना। गाय भैंस को पहली बार गर्भित कराते समय इनका भार कितना होना चाहिए? 250 से 270 या 300 केजी होना चाहिए। कितना? 300 केजी होना चाहिए। ध्यान रखना, जेट सीईटी सुपरवाइजर सबके लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी चीज नोट लगवाऊं खास तौर से ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये चीजें ही हैं जिनसे क्वेश्चन ऑप्शनल क्वेश्चन बढ़ते हैं। आगे हम बात करें पशुओं का वजन ज्ञात करने या भार ज्ञात करने की विधियों के बारे में। पशुओं का भार ज्ञात करने की विधियां, किसके बारे में? पशुओं का भार ज्ञात करने की विधियों के बारे में। पहली विधि है अनुमान विधि, 1 नंबर पर कौन सी है? अनुमान विधि। दूसरी विधि की अगर हम बात करें, दूसरी विधि है चौकी विधि या तुलना विधि। तीसरी विधि कौन सी है? सूत्र द्वारा। एक एक की जानकारी प्राप्त करेंगे। पहली कौन सी है? अनुमान विधि। कौन सी है? अनुमान विधि के बारे में, अनुमान लगाकर पशु को सामने पशु खड़ा है उसका अनुमान लगानी है, ये इतने केजी का हो सकता है, लेकिन ये अनुपयुक्त विधि है। कई बार अनुमान गलत होता है, कई बार सही भी हो सकता है। अनुमान विधि उपयुक्त विधि नहीं है पशु का भार याद करने की, अनुपयुक्त विधि है। कैसी है? अनुपयुक्त विधि है। दूसरी विधि कौन सी है? 2 नंबर पर चौकी या तुलना विधि। इससे सीधा पशु का भार ज्ञात कर लिया जाता है। पशु को ले गए, कांटे पे चढ़ाया, इलेक्ट्रिक कांटे होते हैं उन पे चढ़ाया, पशु का भार ज्ञात कर लिया चौकी या तुलना विधि से। चौथी विधि है सूत्र द्वारा। तीसरी विधि के बारे में अगर बात करें, कौन सा है? सूत्र द्वारा क्या होता है? इस विधि से पशु का क्या करते हैं? लंबाई व परिधि यानी हर्थ घेरा से पशु का भार ज्ञात करते हैं। इस विधि से पशु की लंबाई व परिधि यानी हर्थ घेरा की सहायता से भार ज्ञात करते हैं। कैसे? इसके बारे में एक बात करता हूं, पॉइंट को समझाता हूं, समझना, ध्यान लगा के समझ लेना। समझोगे तो समझ में आ जाएगा, वरना नहीं आएगा, एक बार में भी समझ में आ जाएगा। आगे हम बात करें किसके बारे में? पशु की लंबाई कहां से होती है? स्कंद बिंदु से लेकर अप्लास्टिक बिंदु। अब सर स्कंद बिंदु और अप्लास्टिक बिंदु क्या होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो वो एक डायग्राम बनाऊंगा, उस डायग्राम से ही समझ में आएगा। ये एक पशु है। क्या है? पशु है। इसका देखो स्कंद बिंदु कहां होता है? यहां से जो आगे के कंधे होते हैं ना, आगे के कंधे, वहां उसको बोलते हैं स्कंद बिंदु।
ये क्या है? कुबड़। कुबड़ ये क्या है? अप्लास्टिक बिंदु। यहां से पूंछ स्टार्ट हो रही है तो ये क्या है? अप्लास्टिक बिंदु। अप्लास्टिक बिंदु। अब पशु की लंबाई कहां से कहां तक होती है? ये स्कंद बिंदु है, यहां से लेकर यहां तक मापते हैं अप्लास्टिक बिंदु तक। ये पशु की लंबाई हो गई। हर्थगेरा की बात करें तो हर्थगेरा कुबड़ से लेकर आगे के पैरों तक, कुबड़ से लेकर आगे के पैरों तक क्या होती है? हर्थगेरा होती है। कहां से कहां तक? कुबड़ से लेकर आगे के पैरों तक की जो उस पशु की मोटाई है उसको क्या बोलते हैं? हर्थगेरा। स्कंद बिंदु से लेकर अप्लास्टिक बिंदु तक जो लंबाई होती है उसको बोलते हैं पशु की लंबाई। इसी के सहायता से सूत्र में क्या करते हैं अपन? सूत्र में मान रखकर उत्तर निकाल लेते हैं, पशु का भार ज्ञात कर सकते हैं सूत्र द्वारा। तो सूत्र द्वारा अपन ने क्या किया था कि पशु की लंबाई और परिधि यानी हर्थगेरा के द्वारा पशु का भार ज्ञात किया जाता है। सूत्र के बारे में अगर हम बात करें तो पशु की लंबाई कहां से कहां तक होती है? पशु की लंबाई की बात करें, लंबाई लंबाई कहां से होती है? स्कंद बिंदु से, स्कंद बिंदु कोष्टक में लिख लेना कंधा से, कंधे से कहां तक होती है? स्कंद बिंदु से लेकर अप्लास्टिक, अप्लास्टिक बिंदु, अप्लास्टिक बिंदु, अप्लास्टिक बिंदु कहां तक होती है? पूंछ की जड़ तक, पूंछ की जड़ तक। कहां तक होती है? पूंछ की जड़ तक। स्कंद बिंदु से लेकर अप्लास्टिक बिंदु तक। अप्लास्टिक बिंदु पूंछ की जड़ तक, जहां से पूंछ शुरू होती है वहां होती है अप्लास्टिक बिंदु। कहां तक होता है? जहां से पूंछ शुरू होती है। ऐसा नहीं पूंछ को सीधा किया, पूंछ की भी लंबाई माप ली तो वो हर्थगेरा वो आगे नहीं है ना, उतना जितना यहाँ कुबड़ के पास में जितना हर्थगेरा था वो पूंछ का थोड़ी है हर्थगेरा। हर्थगेरा तो उसकी बॉडी का है, पूंछ को अलग ही रखना है। जहां से पूंछ शुरू हो रही है ना वहीं तक मापना है। अप्लास्टिक बिंदु पूंछ की जड़ तक ही होता है। आगे हम बात करें किसके बारे में? हर्थगेरा के बारे में। हर्थगेरा, हर्थगेरा कहां से होता है? कुबड़, कुबड़ से कहां तक? कुबड़ से आगे के पैरों तक, पैरों के बीच तक। कुबड़ से लेकर आगे के पैरों के बीच तक जो घेरा होता है उसको बोलते हैं हर्थगेरा। आगे हम बात करें शेफर सूत्र द्वारा। शेफर सूत्र क्या होता है? वो सूत्र होता है जो पशु का भार ज्ञात करने का अपन ने जो पढ़ा है ना सूत्र द्वारा, उसका सूत्र को, उस सूत्र को बोलते हैं शेफर सूत्र। शेफर सूत्र, शेफर सूत्र, सूत्र द्वारा पशु का भार ज्ञात करना, पशु का भार ज्ञात करना, भार ज्ञात करना, पशु का भार ज्ञात करना। शेफर सूत्र क्या होता है? पशु का भार, पशु का भार कोष्टक में लिख लेना, नीचे लिख लेना कोष्टक में, पौंड में, पौंड में ज्ञात करते हैं शेफर सूत्र द्वारा। अब देखना यहां बराबर लगाओ, बराबर लगा के लिख लो लंबाई, लंबाई, लंबाई किसमें? इंच में, इंटू हर्थगेरा, हर्थगेरा स्क्वायर, ये भी इंच में होगा। किसमें? इंच में, इंच में होता है। बात बटे में 300, ये सूत्र है, शेफर सूत्र है। कंपटीशन में पूछ ले शेफर सूत्र क्या होता है तो शेफर सूत्र के बारे में ये बता देना कि शेफर सूत्र ये है लंबाई इंटू हर्थगेरा की, हर्थगेरा का स्क्वायर बटा 300। अगर ध्यान रखना कई बार वो ऐसे भी लिख देगा हर्थगेरा का स्क्वायर इंटू लंबाई, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है, लेकिन ध्यान रखना हर्थगेरा का स्क्वायर है। सर याद कैसे करें? हर्थगेरा का स्क्वायर है, देखो हर्थ भी दो शब्द है, दो ही शब्द है, और घेरा भी दो ही शब्द है, दोनों को जोड़ ले एक और दो, दो ही शब्द है, दोनों में एक एक अक्षर है तो दोनों में दो ही शब्द का है तो भी स्क्वायर, दोनों का ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? एक पौंड है अपने पास, एक पौंड में कितने होते हैं? 454 ग्राम होते हैं, 454 ग्राम होते हैं, ध्यान रखना 54 ग्राम होते हैं, 454 ग्राम होते हैं, ना कि केजी होते हैं। बात करें एक केजी के अंदर, एक केजी में कितने पौंड होते हैं? एक केजी में पौंड होते हैं कितने? 202.205 पौंड। कितने होते हैं? 2.205 पौंड, 205 होते हैं। अब क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस पे। एक कैसे होता है? भैंस है अपने पास,
क्या है? भैंस। लंबाई कितनी दे दी? लंबाई दे दी 60 इंच। हर्त घेरा 50। वजन ज्ञात करना है, ज्ञात करना है किसमें? केजी में। समझ तो आ गया? शॉर्ट में लिख रहा हूं। भैंस 60 इंच तो लंबी है, 50 इंच मोटी है। तो अपना शेफर सूत्र देखो, लंबाई कितनी है? 60 इंच इंटू अर्थ घेरा कितना दिया हुआ है? 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर बटा 300, बटा 300। आगे हम बात करें 60 इंटू 50 का स्क्वायर होता है 2500, 2500 बटा 300। 20 से 20 कैंसल, 3 का भाग 60 में 20 बार, 20 को 25 से गुणा किया 500। कितने? 500। अब 500 को अब सर 500 पौंड है अभी, पौंड को केजी में ग्राम में बदलेंगे तो कितने? पौंड को ग्राम में बदलेंगे तो 454 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे, 454 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दिया, गुणा कर दिया तो कितना आ रहा है? 27,000, 2,27,000 आ रहे हैं, 2,27,000। अब सर पौंड को ग्राम में बदल लिया, ग्राम को किलो में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 का भाग देते हैं, 1000 का भाग देते हैं तो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया। कितना बचा? 227 केजी बच गया। पीछे कितना बच गया? 227 केजी। जो अपन ने ऊपर भैंस ली थी उसका वजन कितना है? 227 केजी। तो ध्यान रखना, हर्त घेरा का स्क्वायर कर रहे हैं, हर्त घेरा का स्क्वायर कर रहे हैं, ना कि लंबाई का। वो हर्त घेरा आगे लिख के दे देगा तो भी हर्त घेरा का ही स्क्वायर करना है। ऐसे नहीं सर, उधर लंबाई लिखी हुई मिल गई तो मैंने तो लंबाई का स्क्वायर कर दिया। लंबाई का स्क्वायर नहीं होगा, हर्त घेरा का ही स्क्वायर होगा। कैसे होगा हर्त घेरा का? क्योंकि हर्त घेरा आगे भी है पीछे भी है तो उसका स्क्वायर कर दिया अपन ने। अब हम बात करते हैं एक नोट के बारे में, छोटा सा नोट है, नोट लगा लेना। बछड़े या बछिया, बछड़े या बछिया होती है, उसका वजन प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम बढ़ता है, 400 से 500 ग्राम बढ़ता है। बछड़े या बछिया का, बछिया का वजन प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम बढ़ता है, बढ़ता है। कितना बढ़ता है? 400 से 500 ग्राम बढ़ता है, ना कि केजी बढ़ता है। 400 से 500 केजी तो अपन ने वो प्रजनन कराते समय नहीं देखा था। इतना बढ़ेगा तो वो तो एक दिन में प्रजनन से ज्यादा हो जाएगा उसका वजन, ध्यान रखना। पहली बार प्रजनन करवाया था तब। अब हम बात करने वाले पशुओं को चिन्हित करना। पशुओं को चिन्हित कैसे करते हैं? कौन कौन सी क्रियाओं द्वारा चिन्हित करते हैं? क्यों करते हैं? पशुओं को चिन्हित क्यों करते हैं? पहचान के लिए। मान लो मोहन काका और श्याम काका अपनी भेड़ों को लेके गए, दोनों की भेड़ें मिक्स हो जाएगी तो उनको पता कैसे चलेगा कि मेरी मोहन काका की भेड़ कौन सी है और सोहन काका की भेड़ कौन सी है? इसलिए मोहन काका भी अपनी भेड़ों पे लाल कलर लगा लेगा और सोहन काका पीला कलर लगा लेगा, तो उन दोनों को पता रहेगा कि अपनी भेड़ ये है। इसलिए पशुओं को चिन्हित किया जाता है पहचान के लिए। एक और कारण है पशुओं को चिन्हित करने का, एक ये भी कारण है कि मान लो अपने पास कोई पक्षी है, मुर्गी, अपन ने पोल्ट्री फार्म लगा रखा है तो उसमें टीकाकरण के लिए ना, मुर्गियों को टीकाकरण के लिए मुर्गियों के पैरों में एक एल्यूमिनियम या प्लास्टिक की पट्टी लगाई जाती है, जिससे वो पता चल जाता है कि इस इतने नंबर मुर्गी के टीकाकरण हो गया, इतने नंबर पशु के टीकाकरण हो गया। सभी पशुओं को चिन्हित किया जाता है, इसी कारण किया जाता है कि उनकी पहचान रहे, उनके आंकड़ों को संभाल कर रखा जा सके। बड़े बड़े डेयरी फार्मों में तो क्या होता है कि उनको नंबर दे दिए जाते हैं पशुओं को, इतने नंबर का पशु ये है, इतने नंबर का पशु ये है, उसके ऊपर छाप दिए जाते हैं। अलग अलग रोड होती है, उनकी सहायता से पशु के शरीर पर ही अंकों को लिख दिया जाता है, नंबर दे दिए जाते हैं। इसीलिए पशुओं को चिन्हित किया जाता है। पशुओं को चिन्हित करना, पशुओं को चिन्हित करना, चिन्हित करना, चिन्हित करना। चिन्हित क्यों करते हैं? पहचान के लिए। क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्वेश्चन है क्यों करते हैं, देखना। पहचान के लिए, टीकाकरण के लिए, टीकाकरण के लिए, पशुओं की जानकारी के लिए,
जानकारी के लिए, पशुओं की जानकारी के लिए, किसके लिए? पशुओं की जानकारी के लिए। 3 पॉइंट ध्यान रख लेना। आगे हम बात करते हैं पशुओं को चिन्हित करने की विधियां। पहली विधि के बारे में अगर बात करें, एल्यूमिनियम की पत्ती या छल्ला विधि। विधियां, विधियों के बारे में बात करें, 1 नंबर पे बात करते हैं एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम की पत्ती या छल्ला विधि, छल्ला विधि, विधि। इसके बारे में अगर हम बात करें तो एल्यूमिनियम की पत्ती या छल्ला विधि को इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं साथियों, इसको बोलते हैं, ये किसमें अपनाई जाती है? पक्षियों में अपनाई जाती है, पक्षियों में अपनाई जाती है, अपनाई जाती है। आगे बात करें तो ये क्या होता है? मुर्गियों में, मुर्गियों में क्या करते हैं? मुर्गियों में, मुर्गियों के पैरों में, मुर्गियों के पैरों में क्या करते हैं? एल्यूमिनियम या प्लास्टिक, प्लास्टिक के छल्ले, छल्ले डाल देते हैं, छल्ले डाल देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रिंगिंग विधि भी बोलते हैं, इसको रिंगिंग, रिंगिंग विधि भी बोलते हैं। कहते हैं, ध्यान रखना, रिंगिंग विधि अगर पशुओं में पूछे तो पक्षियों में होती है, और उसमें पूछ ले हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन आ जाए रिंगिंग विधि तो बेर में होती है। बेर की जो टहनी होती है उसके चारों तरफ से रिंग के आकार में छाल को उतारना क्या कहलाता है? रिंगिंग कहलाता है। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, पशुओं में पूछे तो रिंगिंग क्या होती है? पशुओं को चिन्हित करने की, पहचानने की विधि है रिंगिंग। आगे बात करते हैं किसके बारे में? कानों में छेद करना। किसके बारे में बात करते हैं? कानों में छेद करना, कानों में छेद करना। कानों में छेद करना, कोष्टक में लिखना ईयर नोचिंग, ईयर नोचिंग, ईयर नोचिंग, ईयर नोचिंग की जाती है किसके अंदर? यही पूछा जाएगा, कानों में छेद करना, ये तो पता ही है, परिभाषा थोड़ी लिखवाऊंगा। पशुओं के कानों में छेद करना ये थोड़ी होता है, पता ही चल रहा है। ईयर नोचिंग, कानों में छेद करना, ये ध्यान रखिएगा, परिभाषा यही है। किसमें अपनाई जाती है? सुअर में, सुअर में अपनाई जाती है, अपनाई जाती है। सुअर को क्या बोलते हैं? पीआईजी, पीआईजी साहब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीआईजी साहब आए। सुअर में कौन सी? कानों में छेद करना। एक होता है एफआईजी, फिग या फिग, फिग को बोलते हैं अंजीर। क्या बोलते हैं? अंजीर। अंजीर में भी नोचिंग क्रिया होती है। नोचिंग की क्रिया किससे संबंधित? अब क्वेश्चन आता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यही लिख लेना। अंजीर में पूछ ले नोचिंग की क्रिया किससे संबंधित है? नोचिंग क्रिया का संबंध पूछे तो बता देना। नोचिंग क्रिया होती है अंजीर में, फिग में, इंग्लिश में फिग भी लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना ईयर नोचिंग किससे संबंधित है? ईयर नोचिंग में, ईयर नोचिंग संबंधित है सुअर से, पीआईजी साहब से। किससे? पीआईजी साहब से संबंधित है। आगे हम बात करते हैं किसके बारे में? दागना, ब्रांडिंग, दागना। किसके बारे में? ब्रांडिंग, दागना, दागना, इंग्लिश में बोलते हैं ब्रांडिंग, ब्रांडिंग, ब्रांड का तप्पा लगा देते हैं भाई। दागना किसमें अपनाया जाता है? गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा। किसमें अपनाया जाता है? गाय, भैंस, ऊंट, घोड़े में अपनाया जाता है। गाय, भैंस, ऊंट, घोड़ा में अपनाई जाती है भाई, अपनाई जाती है। गाय, भैंस, ऊंट, घोड़े में अपनाई जाती है। 2 विधियां होती है, कितनी? 2 प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है। कितने? 2 प्रकार की होती है। पहला, ठंडा दागना, ठंडा दागना या अस्थायी,
अस्थायी दागना, ठंडा दागेंगे अस्थायी हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं, एक ठंडी राड लेते हैं जिसको कलर में भिगोया, अंक लिखे हुए होते हैं, तो वो उसको पशु के शरीर पे छाप दिया। इसके बारे में ठंडी राड की सहायता से पशुओं को दागने का कार्य किया जाता है। ठंडी राड की सहायता से पशुओं को दागने का कार्य किया जाता है, दागने का कार्य किया जाता है। साथ साथ बोलो, जहीं भी बैठे हो, जहां भी बैठे हो साथ साथ बोलो, किया जाता है। आगे बात करें गरम दागना के बारे में। गरम दागना, गरम दागना 2 नंबर पे, किसका दागना का दूसरा है गरम दागना या स्थायी दागना। इसमें क्या करेंगे, यहाँ ठंडी रोड ली थी, यहाँ गरम दागना में गरम रोड की सहायता से, गरम रॉड की सहायता से पशुओं के शरीर पर अंक छापना क्या होता है, दागना या छापना एक ही बात है। ब्रांडिंग, थप्पा लगा दिया, ठंडी ये गरम दागना हो गया। अब बात करते हैं 2 क्रियाएं और बची है, रंगना और हेयर कटिंग के बारे में बात करेंगे। रंगना क्रिया किसमें की जाती है, भेड़ों में की जाती है। अभी बताया था ना, सोन काका और मोहन काका अपनी भेड़ों को लेके गए थे कहाँ, चारागाह में, गांव के खालडे में ले गए। दोनों की मिक्स हो गई थी पहले दिन तो, लेकिन दूसरे दिन उन्होंने कलर लगा दिया उसके ऊपर। सोन काका ने तो लाल लगा दिया और मोहन काका ने पीला लगा दिया। कौन सा है अगला टॉपिक, अगली हेडिंग के बारे में बात करें तो रंगना किसमें अपनाया जाता है, भेड़ों में अपनाई जाती है। आगे बात करें किसके बारे में, रंगना के बारे में बात कर ली, हेयर कटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। हेयर कटिंग किसमें अपनाई जाती है, ऊंटों में अपनाई जाती है। ऊंटों में अपनाई जाती है। अब ऊंटों में एक क्रिया की जाती है, उस्ताखला, ऊंट के बाल काटना को कहते हैं उस्ताकला। प्रसिद्ध कहाँ की है, ये प्रसिद्ध है बीकानेर की। कहाँ की, बीकानेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की प्रसिद्ध उस्ताकला। जीके में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हर एग्जाम में जीके में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से। उस्ताकला कहाँ की प्रसिद्ध है, उस्ताकला किस फसलों में की जाती है, जनरल साइंस में आ ही जाता है क्वेश्चन। तो ये बीकानेर में की जाती है। कहाँ की जाती है, बीकानेर में की जाती है। तो साथियों, क्लास अगर पसंद आई हो तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और वास्तव में जिनको इस कोर्स की आवश्यकता हो उन तक इस कोर्स को जरूर पहुंचाएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर।